यूरोपीय देश साइप्रस के हिलियोस विमान की दुर्घटना को सालों से भयावह करार दिया जाता था। इसे यूरोपीय इतिहास की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना माना जाता है। 2005 में जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तब कहा जाता था कि भूत प्रेत या अभिशाप की वजह से प्लेन में कुछ ऐसा हुआ था कि सब बेहोश हो गए और 121 पैसेंजर के साथ ये प्लेन क्रैश हो गया था। लेकिन जांच में चौंकाने वाली बात निकल कर आई। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे डरावनी घटना, जब 34,000 फीट पर अचानक प्लेन बिना पायलट के चलने लगा। तो क्या था इसका कारण, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, पूरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। 14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हिलियोस फ्लाइट 522 साइप्रस के अलार्म का इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय इसमें 115 पैसेंजर के साथ 6 क्रू मेंबर सहित 121 लोग सवार थे और इसे उड़ा रहे थे 98 वर्ष जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेस पायलट हैंस जर्गन मल्टेन, जिन्हें कुल 16,900 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था। वहीं उनके को पायलट के तौर पर मौजूद थे 91 वर्ष पेम्पोस सलामस, जिन्हें कुल 7,549 घंटे प्लेन चलाने का अनुभव था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर इंडियास पेंट्रोमेक कमांड संभाल रहे थे। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद यानी कि 12:09 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही अचानक प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है। जब अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए। और वह इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस अलार्म के बजने का मतलब दोनों पायलट को समझ नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधना ही उचित समझा। फिर उन्होंने तुरंत ही एटीसी से संपर्क करके उन्हें बताया कि उनके विमान का कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। पायलट एटीसी को ये बता ही रहे थे कि इतनी ही देर में कंट्रोल पैनल पर कई सारे अलार्म एक साथ बजना शुरू हो गए। इसकी आवाज़ के कारण पायलट की आवाज़ एटीसी तक पहुंचना बंद हो गई थी। साथ ही प्लेन का मास्टर अलार्म भी बजना शुरू हो गया था, जिसका मतलब था कि प्लेन में कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों ही पायलट की दिक्कतें बढ़ने लगी थीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्या हो रहा है। यह सब देखकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर लगातार यात्रियों को शांत करा रहे थे। सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए उनके ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ गई। दरअसल जब प्लेन में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं। उस दौरान प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार एटीसी को अपनी समस्या बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी बात एटीसी तक पहुंच नहीं पा रही थी और कुछ देर में प्लेन का एटीसी से कनेक्शन पूरी तरह टूट गया। उसके बाद एटीसी ने बार बार फ्लाइट से संपर्क साधने की कोशिश की, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। प्लेन अब लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर फ्लाइट को लगभग 1 घंटे और 45 मिनट का समय लगता है, यानी करीब 10:45 पर प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर पहुंचना था। 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसके बाद 9:37 पर एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से लेकर 10:50 तक एथेंस एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल की टीम लगातार रेडियो कॉल के जरिए इस प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। 10:45 हो चुके थे और इस समय प्लेन को एथेंस के एयरपोर्ट पर होना था, लेकिन प्लेन का अभी कुछ अता पता नहीं था। कुछ अनहोनी की आशंका के चलते ग्रीस अधिकारियों ने तुरंत ही अपने 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट को इस विमान को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में फाइटर जेट ने हिलियोस फाइटर 522 को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते इस विमान के बहुत ही करीब आ गया था, यह देखने के लिए कि अंदर
आखिर चल क्या रहा है। तो इस फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि प्लेन के अंदर पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है। वही मेन पायलट अपनी सीट पर सिर नीचे करके बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। फिर यह फाइटर जेट पीछे गया और अब इसने पीछे वाली खिड़की से प्लेन के अंदर के हालत का जायजा लिया। लेकिन फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात तो यह थी कि अपने बराबर में 2 फाइटर जेट्स करने के बावजूद भी किसी भी पैसेंजर ने मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर की तरफ से उन्हें कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। तभी लगभग 11:49 पर फ्लाइट जेट के पायलट ने देखा कि एक आदमी प्लेन के कैबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। कुछ ही सेकंड में वह शख्स प्लेन की पायलट की सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। कॉकपिट में बैठे शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट ने इसे इशारा कर स्थिति के बारे में जानना चाहा। यह शख्स भी उन फाइटर जेट के पायलट को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। तब लगभग 1 मिनट बाद 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और लेफ्ट साइड से झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा हुआ वह शख्स कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वह उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ठीक 12 बजे प्लेन की राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। 12:04 पर प्लेन एथेंस के लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्राम टीको की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया। उसके क्रैश होने के साथ ही इसमें सवार सभी 121 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, एक बार जरा महसूस कीजिए उस पल को जब 121 यात्रियों से भरा ये प्लेन जब पहाड़ियों से टकरा गया तो क्या गुजरी होगी उन फाइटर जेट के पायलट पर, जिन्होंने लोगों को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा होगा और उनके लिए वे कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। वे इसके बाद ग्रीस में फ्लाइट 522 के क्रैश होने की खबर सभी जगह आग की तरह फैल गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी 121 लोगों की डेड बॉडी को एक एक करके ढूंढ कर बाहर निकाले जाने लगा। लेकिन जब हादसे में कुछ लोगों की डेड बॉडी की ऑटोपसी की गई तो एक चौंका देने वाली बात सामने निकल कर आई। जहाज में मौजूद सभी लोग और पायलट प्लेन क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। यह सबसे बड़ा सवाल था कि जब पायलट प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे तो लगभग 2 घंटे तक प्लेन का कंट्रोल किसके पास था। तो दोस्तों, हमने शुरुआत में आपको एक व्यक्ति का जिक्र किया था, एंड्रियास। जी हाँ, एंड्रियास ही थे जिन्होंने अभी तक इस जहाज को संभाले रखा था, क्योंकि अंत में उनकी आवाज एटीसी को सुनाई दी थी। एंड्रियास ने करीब 5 बार मदद की गुहार लगाई थी। एंड्रियास के पास यूके कमर्शियल प्लाट का लाइसेंस था, लेकिन उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वह बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सके। लेकिन बावजूद इस विमान को घनी आबादी के क्षेत्र से दूर ले जाने में कामयाब रहे। जब एक्सपर्ट ने इस घटना के पीछे की वजह जानने की जांच शुरू की तो उसमें एक बात सामने आई कि जब प्लेन लेफ्ट साइड से झुक गया था तो इसका कारण यह था कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंच जाना बाकी था। तभी अचानक एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नज़र कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी और वह बटन था प्लेन प्रेशर को सेट करने का बटन। उसे देखते ही ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रेशराइज बटन पूरे जहाज में एयर का प्रेशर कंट्रोल करता है। जनरली जहाज के बाहर लगे इंजन बाहरी हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भी भेजते रहते हैं ताकि विमान के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है और अगर कभी इसे मैनुअल मोड पर किया जाए तो कैप्टन मेन को और पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब हादसे की जड़ तक पहुंचने के लिए हम आपको घटना से एक दिन पहले लेकर चलते हैं, जब बोइंग 737 का यह जहाज अपनी रूटीन सर्विस पर गया हुआ था। तो वहां इसको अच्छे से चेक करके इसकी सर्विस की गई और वहां इसकी जांच करने वाले लोगों ने इसे मैनुअल मोड पर करके इसे पायलट को सौंप दिया था।
विमान के उड़ान भरने से पहले पायलट का इस ओर ध्यान नहीं गया कि उनके प्लेन का मैनुअल मोड चालू ही रह गया और इसी कारण जहाज में धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल घटने लगा, जिसके कारण विमान में बैठे सभी यात्री को बेचैनी होने लगी। और जब पायलट को अलार्म सुनाई दिया तो उन्होंने इसके पीछे का कारण जानना शुरू किया, लेकिन एक बार भी उनका ध्यान इस ओर नहीं गया कि प्लेन का प्रेशराइज बटन मैनुअल मोड पर रह गया। इस वजह से कॉकपिट में भी ऑक्सीजन लेवल घट गया, जिसके कारण दोनों पायलट बेहोशी की हालत में जाने लगे थे। विमान के अंदर ऑक्सीजन मास्क तो सभी यात्रियों को मिल चुका था, लेकिन कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे नहीं गिरते, जिस कारण से दोनों पायलट बेहोश हो गए। साथ ही प्लेन में मौजूद सभी यात्री एक एक करके बेहोश होने लगे थे, क्योंकि पैसेंजर सीट के ऊपर लगा ऑक्सीजन मास्क केवल 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन दे सकता था और ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण सभी लोग धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। प्लेन अब ऑटो पायलट मोड पर ही एथेंस की रफ्तार बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब प्लेन में मौजूद सभी सदस्यों ने दम तोड़ दिया, केवल एक को छोड़कर, और वह थे फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार एंड्रियास इतने लंबे समय तक कैसे जीवित थे। तो आपको बता दें कि एंड्रियास एक स्कूबा ड्राइवर थे जो अपनी सांसों को रोक पाने में सक्षम होते हैं, इसलिए वह अब तक जिंदा रहे। लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उनकी भी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे तैसे करके वह कॉकपिट तक पहुंचे और एयरप्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन एथेंस तक पहुंचते पहुंचते यह प्लेन यात्रियों की जगह उनकी लाशों से भर चुका था। एंड्रियास अंत तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें सफल नहीं हो सके और अंततः प्लेन पहाड़ियों से जाकर टकराया और उसमें सभी सवार 121 लोगों की दुखद मौत हो गई। इस घटना के लगभग 15 महीने बाद ग्रीस के अधिकारियों ने इस घटना की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि इस पूरी घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था। प्लेन का प्रेशराइज बटन उस वक्त मैनुअल मोड पर था। लेकिन भले ही अधिकारियों को यही लगता हो, पर हमारी नज़रों में असल दोषी उस सर्विस सेंटर के एम्प्लॉयज थे जहां प्लेन रूटीन सर्विस के लिए गया था। इस प्रेशराइज बटन को मैनुअल मोड पर कर दिया गया था, लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं दी। ऐसे में या तो उन्हें उसे वापस से मैनुअल मोड पर करना था या फिर उन्हें पायलट को इससे अवगत करा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शायद इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करते तो उस दिन 121 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।